कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रिट 2025 जो पेपर होने वाला 27/3/2025 में, तो आज हम हिंदी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो आपका ये खंड आपका कौन सा हो जाएगा, खंड 3 का ये पेपर है, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैंने खुद देखा है कि हर सेट में कम से कम आपके 5 से 6 नंबर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपनी तैयारी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। हैंड रिटन जितना नोट्स बना है आप वो कीजिएगा। उसके बाद से सबसे अच्छी चीज़ बात यह है कि हिंदी के जितने पेपर हैं सबसे अधिक उसमें बेस्ट किसका है, तो व्याकरण का सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। गद्यांश से कम 1 या 2 नंबर क्वेश्चन पूछे गए, बाकी सब आपके पैडागोजिस के क्वेश्चन है। तो 20 नंबर सिर्फ आपका व्याकरण है और 10 नंबर में सिर्फ आपका गद्यांश के 2 नंबर है क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन आपके पैडागोजी का है। तो इसलिए अपनी तैयारी में व्याकरण को बिल्कुल कंठस्थ अच्छे तरीके से कर लीजिए, जो कम समय में आप आंसर देके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकें। तो हम समझते हैं कि आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा है कि कौन वर्ण ओष्ठ नहीं पूछा है। ऑप्शन दिया है ओ, ए दिया उ, बी दिया व, सी दिया उ, डी दिया आ। तो ओष्ठ नहीं पूछा है, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ओष्ठ के द्वारा नहीं आता, तो ओष्ठ में कौन सा आता है आपका, तो प फ ब भ म। लेकिन क्या है, उ भी नहीं है। ओष्ठ क्या है, उ है। उ देखिए ओष्ठ का प्रयोग हो रहा व में किसका आएगा, तो व ये हो जाएगा। उ क्या है, उ और उ ये क्या हमारा, ये ओष्ठ के द्वारा आता है तीनों। लेकिन आ क्या हमारा, आ ये कंठ के द्वारा उच्चारित होने वाला शब्द है, वर्ण है, ये आपका कंठ ध्वनि में आएगा, आ शब्द है। तो हम समझते हैं कि कंठ के द्वारा कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है, तालु के द्वारा कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है, मूर्धा के द्वारा कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है, दंत के द्वारा कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है और ओष्ठ के द्वारा कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके बाद थोड़ा सा हम समझते हैं स्वर। जो आपके जो 11 स्वर बताए गए हैं, ये किस किस स्थान से होकर गुजरती है। व्यंजन जितने 25 स्पर्श व्यंजनीय जो बताए गए हैं, ये किस किस स्थान से होकर उच्चित होने वाली वर्ण है। इसके बाद खास हम समझते हैं तो कंठ के द्वारा कौन कौन से स्वर वर्ण का उचित होता है आपका। तो कंठ के द्वारा आ और आ ये आपके स्वर के हैं, ये आपके व्यंजन है, अंतस्थ है और ये उष्म है। तो स्वर क्या है, अ और आ, ये क्या है, कंठ ध्वनि में आता है। उसी प्रकार से क ख ग घ अंग, जो आपके लास्ट के 5 वर्ण हैं आपके, ये किसके द्वारा होते हैं, ये आपको नासिकीय वर्ण भी इसको हम बोलते हैं। कौन सा, नासिकीय वर्ण या अनुनासिक स्वर भी इसे हम व्यंजन बोलते हैं या वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो कंठ के द्वारा क्या क्या होता है, आ क ख ग घ अंग, ये सब क्या हमारे, ये सब हमारे कंठ के द्वारा वर्ण को उच्चारण स्थान है। उसी प्रकार से तालु से कौन कौन से स्वर निकलते हैं और व्यंजन, तो स्वर में आता है आपका ई, ये क्या है, ये तालु के ई और ई बोल के देखिए खुद, आपको तालु के स्पर्श होंगे। च छ ज झ, यह भी अब क्या क्या है, ये तालु में आता है। उसी प्रकार से जो मूर्धा है, तो री, ये क्या है, ये मूर्धा है। ट ठ ड ढ आड़ा भी क्या है, हमारे मूर्धा के ध्वनि से उत्पन्न होने वाले हैं। उसी प्रकार से जो दंत है, तो दंत में क्या है, री, उसके से त थ ध ध न, ये सब क्या है, दंत से उच्चारित होने वाले स्वर हैं। उसी प्रकार से ओष्ठ, उ प फ ब भ म, ये सब क्या है, जो ओष्ठ के द्वारा, ओष्ठ से स्पर्श होकर ये वर्ण बाहर ध्वनि निकलती है। उसी प्रकार से नासिका कौन सा है, अंग अड़ा इया ड़ न म, ये क्या है आपका नासिका वर्ण में आता है। कंठ और तालु में कौन सा आएगा, कंठ तालब भी जिसको हम बोलते हैं कि कंठ तालब मतलब कंठ और तालु से स्पर्श होकर कौन से स्वर निकलते हैं, तो ए और ए और ऐ, ये ऐसे स्वर हैं जो कंठ तालब मतलब कंठ से कंपन होते हुए, टकराते हुए, तालु से टकराते हुए बाहर ध्वनि निकलती है, वो कौन सी हमारी, तो ए और ऐ है। उसी प्रकार से कंठ ओष्ठ है, मतलब कंठ और ओष्ठ के द्वारा निकलने वाले स्वर कौन से हैं, ओ और औ। ये बहुत बार पेपर में आ चुका है कि कंठ तालव्य कौन सा है, कंठ ओष्ठे कौन सा है। तो कंठ अगर तालव्य पूछा तो ए हो जाएगा, कंठ ओष्ठे पूछा तो ओ और औ हो जाएगा। उसी प्रकार से दंत ओष्ठ मतलब दंत और ओष्ठ के द्वारा निकलने वाला शब्द कौन सा है, तो वह क्या हमारा ये दंत ओष्ठ है। ठीक है, क्या है आपका दंत ओष्ठ है। उसी प्रकार से तालु में क्या आता है, यह आता है, मूर्धा में र और दंत में ला, जो अंतस्थ व्यंजन है, ये किस अंतस्थ व्यंजन का व जो है हमारा तालु के
टकरा कर निकलने वाला वर्ण है। र भी क्या है, मूढ़ से टकरा कर निकलने वाला वर्ण है। ल क्या है, दंत से के द्वारा निकलने वाला वर्ण है। उसी प्रकार से जो वह है वह किस में आता है, तो दंत और ओष्ठ है, मतलब दंत से और ओष्ठ से निकलने वाला हमारा ये वर्ण है। उसी प्रकार से उसमें जो है आपका स स स ह, ह किस में आता है, कंठ से, कंठ के द्वारा ह का प्रयोग होता है। श श श ह आपका जो श है आपका तालु के द्वारा है, षटकोर स जो मुद्रा के द्वारा है, छोटा सपेरा स जो है आपका दंत के द्वारा ये निकलने वाले वर्ण है। तो इस प्रकार से हमने आपका वर्णों के उच्चारण स्थान को कवर कर लिया, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से हमारा क्वेश्चन है कि अल्प प्राण ध्वनि का समूह कौन है। ऑप्शन दिया ए क ख ग, बी है त थ द न, सी है च छ इ, डी है ट ठ अड़। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। तो अल्प प्राण कौन से होते हैं, तो 1 2 3 4 5, ये आपके क्या हो गया, आपके ये अल्प प्राण महाप्राण हो गया। तो अल्प प्राण कौन से होते हैं, जो वर्ण के प्रथम तृतीय और पंचम जो वर्ग के होते हैं आपके, ये कौन से होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण कौन से होते हैं, तो द्वितीय और चतुर्थ जो होते हैं आपके वो कौन से होते हैं, आपके महाप्राण होते हैं। तो अल्प प्राण में प्रथम स्थान पे प्रथम वर्ण में कौन कौन सा आता है, तो क ग औंगा, ये क्या है आपके अल्प प्राण हो गया। मतलब अल्प प्राण को हम कैसे समझेंगे, ये 5 हमारी उंगलियां हो गई, तो अंगूठा अल्प प्राण हो गया, आपका जो मध्यमा उंगली है आपका अल्प प्राण हो गया, और जो लास्ट की उंगली जो कान्ही उंगली है उसको भी हम अल्प प्राण के रूप में कर सकते हैं। तो हमारे जो विषम संख्या को अल्प प्राण कहेंगे, सम संख्या को महाप्राण कहेंगे। बस हम इतने इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं, या इसकी ट्रिक को हम ऐसे समझते हैं। इसकी ट्रिक इस तरह से 1 2 3 4 5, तो जो ये आपके ऊपर डब्लू को उल्टा कर लेंगे तो ये 1 3 5 क्या हो गया हमारे, ये अल्प प्राण हो गए। 2 4 क्या हो गया हमारे, ये महाप्राण हो गए। मतलब डाब्लू हम बनाएंगे, डाब्लू बनाने के बाद से जो ऊपर के भाग होंगे हमारे क्या होंगे, ये हमारे हो जाएंगे अल्प प्राण, और जो नीचे के भाग होंगे ये हो जाएंगे हमारे महाप्राण हो जाएंगे, और ऊपर के हो जाएंगे अल्प प्राण हो जाएंगे ये आपके। तो बस हमें इतना समझता है कि अगर हमें अल्प प्राण पेपर में नहीं याद आया तो हम कहेंगे कि डब्लू को बनाएंगे, जो ऊपर के भाग होंगे 3 1 3 5 वो हो जाएंगे अल्प प्राण, जो नीचे के होंगे 2 भाग 2 4 वो हो जाएंगे हमारे महाप्राण। तो इसने पूछा है कि अल्प प्राण कौन सा है, तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा दिया है। ऑप्शन में है कि आपका क ख ग, तो ख इसमें गलत हो गया, क ख तो सही है। बी में है त थ न, त थ न, ये भी आपका क्या था आ गया। थर्ड में कि च ज इ, इसका हो जाएगा राइट आंसर, आपका ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। च ज इ क्या हो गया हमारे अल्प प्राण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि महा प्लस उदय में संधि है, इसका संधि की है, तो इससे महा प्लस उदय बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो महोदय हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। अब इसने पूछा कि महोदय में कौन सी संधि है, तो इसमें आपकी हो जाएगी गुण संधि हो जाएगी। महोदय में कौन संधि है, तो गुण संधि है। अब हम समझते हैं गुण संधि किसे कहते हैं, इसकी पहचान हम किस प्रकार से करेंगे। गुण संधि जब अ आ के साथ ई आए तो ए बन जाता है। देखिए अ के साथ ई, अ के साथ छोटी ई, आ के साथ बड़ी ई, आ के साथ छोटी ई आया, तो ये क्या बन गया आपके मिलकर एक बन गया। इसका सिंबल होता है इस प्रकार से, अगर पेपर में दिख गया तो हम इस तरह से सिंबल लगा के आ जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जब आ के साथ उ हो तो औ बन जाता है। आ के साथ छोटा उ, आ के साथ बड़ा उ, आ के साथ छोटा उ, आ के साथ बड़ा उ, तो ये क्या हो गया, दोनों मिलकर क्या बन जाता है, ओ का प्रयोग होता है। मतलब सिंबल इसका इस तरह से लग जाएगा आपका, ठीक है। उसी प्रकार से अ के साथ री, आ के साथ री आया तो क्या बनेगा आपका अर बन जाएगा। उसी प्रकार से आपका ये हो गया आपका अर हो गया। तो हमने पढ़ा गुण संधि किसे कहते हैं कि जहाँ अ के स्थान पर आ के साथ ई करने पर ए आ जाए, आ के साथ ऊ करने पर ओ बन जाए, आ के साथ री करने पर अर बन जाए, उसे हम गुण संधि कहते हैं। और महोदय में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। तो राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से।
क्वेश्चन है कि सद्भावना का संधि विच्छेद है। सद्भावना में कौन सी संधि विच्छेद है? अब सबसे बड़ी चीज सद्भावना में कौन सी संधि है, तो संधि हो जाती है हमारी कौन सी, तो व्यंजन संधि है। आपकी सद्भावना में कौन संधि है, तो व्यंजन संधि है। अब इसका हम संधि विच्छेद करें तो किस प्रकार से करेंगे? ऑप्शन दिया, ए स प्लस भावना, बी है सद प्लस भावना, सी सद भावना, डी है सत्य प्लस भावना। तो व्यंजन संधि के हम कभी भी प्रयोग करेंगे तो सत्य प्लस भावना इसकी राइट हो जाएगा आंसर। किस प्रकार से हम समझते हैं इसको, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो उस व्यंजन में आने वाला परिवर्तन क्या होता है, हमारा व्यंजन संधि कहलाता है। फिर से पढ़ते हैं, व्यंजन के मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है, मतलब सद प्लस भावना, सद सत्य, अ प्लस भावना, मतलब स्वर और व्यंजन की जहाँ मेल हो, वो उन दोनों के आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि दिक प्लस गज, दिग्गज, वाक प्लस इस, मतलब व्यंजन और स्वर, वागीस, अच प्लस अंत, मतलब व्यंजन और स्वर, तो अजंत, सट प्लस आनंद, सडानंद, अप प्लस अब्ज, मतलब कहाँ जहाँ स्वर या व्यंजन से होता है उसके बाद से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की शुद्ध शब्द है, ऑप्शन दिया, ए अनाधिकार, बी है आशीर्वाद, सी विच्छिन्न, डी है कार्यक्रम। तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, तो कार्यक्रम इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। अब अनाधिकार सही है कि नहीं ये भी देखते हैं। आपका अनाधिकार, विच्छिन्न, तो विच्छिन्न आपका ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से, विच्छिन्न ऐसे लिखाएगा। आशीर्वाद किस तरह से लिखाता है, तो आशीर्वाद भी अशुद्ध लिखा है, आशीर्वाद इसका इस तरह से शुद्धवत हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका कार्यक्रम इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि धरित्री का तद्भव रूप होगा, धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन दिए, ए धरती, बी है धरती, सी है धरिता, डी है धरित्री। तो धरित्री का तद्भव रूप क्या हो जाएगा आपका, तो धरती इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। तद्भव किसे कहते हैं, तो संस्कृत से हिंदी में जो शब्द परिवर्तन होता है उसे हम तद्भव कहते हैं। मतलब जो हिंदी वाले वर्ण होंगे, आपके शब्द होंगे वो तद्भव होंगे, जो संस्कृत वाले शब्द होंगे हमारे वो तत्सम होंगे। तो धरित्री क्या है, ये तत्सम शब्द है। तो तत्सम का धरित्री तत्सम शब्द का रूप तद्भव क्या होगा, धरती इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया, ए है तद्भव, बी है देशज, सी है विदेशज, डी है संकर। तो दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहते हैं? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर, संकर शब्द कहते हैं। और संकर शब्द की परिभाषा क्या है? अभी हमने देखा कि दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द संकर शब्द हो गया। उसी प्रकार से जो देशज शब्द किसे कहते हैं, इसके बाद थोड़ा सा हम समझते हैं। देशज किसे कहते हैं, तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति से स्रोत अज्ञात होते हैं, उसे हम देशज शब्द कहते हैं। उसी प्रकार से विदेशज किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। अरबी, फारसी, अंग्रेजी या अन्य किसी भी दूसरे देश की भाषा के शब्द जिनका
हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया गया है, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। देशज का मतलब यह होता है कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के स्रोत अज्ञात होते हैं उसे हम देशज शब्द कहते हैं। विदेशी किसे कहते हैं? तो जहाँ अरबी, फारसी, अंग्रेजी या अन्य किसी भी दूसरे देश की भाषा का प्रयोग हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो ये थी हमारी परिभाषा। संकर शब्द किसे कहते हैं? दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द को क्या कहते हैं हम? तो संकर शब्द कहते हैं। तद्भव किसे कहते हैं? तो हिंदी वाले शब्द को हम तद्भव कहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसके बाद से हमारा क्वेश्चन है कि कौन शब्द तद्भव है। ऑप्शन दिया ए वृक्ष, बी है वृक्ष, सी है पल्लव, डी है खजूर। तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इस करेक्ट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन होगा डी खजूर। क्या हमारा तद्भव शब्द है, इसी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो खरजू इसका ये आपका तत्सम रूप हो जाएगा आपका खजूर का। और लेकिन खरजू का तद्भव हो जाएगा तो पूछा तो खजूर, और खजूर का तत्सम होगा तो खरजू हो जाएगा। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा का परिचित शब्द नहीं पूछा है। ऑप्शन दिया ए वायु, बी है बयार, सी है समीर, डी है ध्वज। तो हवा का परिचित शब्द नहीं है तो ध्वज क्या है? ये हमारा हवा का परिचित शब्द नहीं है। हवा का परिचित शब्द कौन सा हो जाएगा? तो वायु, बयार, समीर। लेकिन जो ध्वज है किसका है आपका? ये झंडा का परिचित शब्द हो जाएगा आपका ध्वज। ध्वज का परिचित शब्द कौन कौन सा हो जाएगा? तो केतु, केतन, ध्वजा या झंडा, ये सब क्या हमारे इसके परिचित शब्द हो जाएंगे। देखिए वायु, बयार, समीर किसके हैं? तो ये हवा के परिचित शब्द हैं इस प्रकार से। अब हम समझते हैं कि परिचित शब्द किसे कहते हैं। तो समानार्थी शब्दों में दो शब्दों के बीच जहाँ अर्थ की समानता होती है वह परिचित शब्द कहलाते हैं। समानार्थी शब्दों में से दो शब्दों के जो बीच के अर्थ की समानता होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो परिचित शब्द कहते हैं। जैसे कि हवा का क्या होगा? वायु, बयार, समीर। ध्वज क्या होगा परिचित शब्द? तो केतु, केतन, ध्वजा, झंडा, ये क्या हमारे ये ध्वज के परिचित शब्द हैं। उसी प्रकार से हवा क्या है? तो वायु, बयार, समीर, ये किसके परिचित शब्द हो गए? तो हवा के हो गया। इसने पूछा नहीं है तो ध्वजा इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से स्वाधीन का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन दिया ए गुलाम, बी है अधीन, सी है पराधीन, डी है परतंत्र। तो स्वाधीन का परिचित शब्द विलोम शब्द क्या होगा? तो पराधीन, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो परस्पर विपरीत अर्थ का ज्ञान देने वाले शब्दों को विलोमार्थी या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से भक्ति का अर्थ नहीं है, किससे नहीं है? ऑप्शन देखते हैं ए दिया सेवा से नहीं है, कि बी पूजा से है, किसी श्रद्धा से, डी कविता से। तो भक्ति का अर्थ किससे नहीं है? तो कविता से इसका अर्थ नहीं है आपका किसका? भक्ति का। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। देखिए भक्ति का अर्थ किससे है? सेवा से है, पूजा से है और श्रद्धा से है। तो इस किसके अर्थ हैं? तो भक्ति के सब ये अर्थ हो गए। तो लेकिन कविता क्या है? ये भक्ति के अर्थ नहीं पूछा है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संज्ञा का प्रकार नहीं है। ऑप्शन दिया ए व्यक्तिवाचक, बी है देशवाचक, डी है सी है जातिवाचक, डी है भाववाचक। तो संज्ञा के प्रकार नहीं पूछा है तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, देशवाचक। क्या है? ये हमारे आपके संज्ञा के प्रकार नहीं है। तो हम समझते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नामों को
नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के होते हैं भेद 5। संज्ञा के भेद कितने हैं? 5 है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारा हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, सेकेंड हो जाएगा जातिवाचक, थर्ड होगा भाववाचक, फोर्थ हो जाएगा हमारा समूहवाचक, फिफ्थ हो जाएगा हमारा द्रव्यवाचक। ये थे हमारे संज्ञा के भेद जो इस प्रकार से हैं। व्यक्तिवाचक भी, जातिवाचक है, भाववाचक, लेकिन देशवाचक क्या हमारे संज्ञा के प्रकार में नहीं आता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? ऑप्शन दिया ए है बी कौन क्या किसने, बी में दिया है कि जिनका जो किनका, सी है जो कोई वह, डी है जिन्होंने उन पर उसको। तो इसमें पूछा है कि किस समूह में सर्वनाम प्रश्नवाचक पूछा गया है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्वनाम प्रश्नवाचक किसे कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के विषय में कोई प्रश्न पूछने या उसके विषय में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को हम प्रश्नवाचक कहते हैं। उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसने पूछा है किस समूह में कौन सा प्रश्नवाचक है। तो आपका कौन क्या किसने, इसका क्या है इसमें आपका, तो इस प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो इससे राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए, इसका राइट हो जाएगा आंसर। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अगर पेपर में पूछना आता है हम बताएंगे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के विषय में कोई प्रश्न पूछने या उसके विषय में जानने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उन शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद से। क्वेश्चन है कि पुस्तक से कौन विशेषण बनेगा। ऑप्शन दिया ए है पुस्तकालय, बी है पुस्तकें, सी है पुस्तकें, डी है पुस्तकों। तो पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा? तो पुस्तकीय इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो इसका पूछा कि पुस्तक की विशेषण कौन बनेगा? तो पुस्तकीय इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। ऑप्शन दिया ए है लिपि, बी है शब्दांश, सी है पद, डी है भाषा। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? तो पद इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, सी पद कहते हैं। तो पद किसे कहते हैं? तो पद हम कहते हैं जब किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है, जब किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है उसे हम पद कहते हैं। उसे पद कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि कहते हैं कि बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है उन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को हम लिपि कहते हैं।
अब फर्स्ट हम लिपि के बारे में समझें कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि कहते हैं कि बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती हैं उन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं। शब्दांश किसे कहते हैं? तो शब्दांश कहते हैं कि एक शब्दांश भाषा और ध्वनि के अनुक्रम के लिए संगठन की एक इकाई को हम शब्द के टुकड़ों को शब्दांश कहते हैं। सिंपल है, शब्द के टुकड़ों को हम शब्दांश कहते हैं, या फिर हम कहते हैं कि एक शब्दांश भाषा और ध्वनि के अनुक्रम के लिए संगठन की एक इकाई को क्या कहते हैं? तो शब्दांश कहते हैं, या शब्द के टुकड़ों को हम शब्दांश कहते हैं, जो इस प्रकार से दी गई है। ये थी हमारी लिपि, पद और शब्दांश की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है डैश बोलो कोई सुन लेगा। ऑप्शन दिया, एक रिक्त स्थान पर आएगा, तो जोर से बोलो कोई सुन लेगा, या चीखकर बोलो कोई सुन लेगा, सी है गाकर बोलो कोई सुन लेगा, डी है धीरे बोलो कोई सुन लेगा। तो इसमें कौन सा रिक्त स्थान पर होगा? तो धीरे बोलो कोई सुन लेगा वाक्य में कौन सा हो जाएगा? तो धीरे बोलो कोई सुन लेगा। इस वाक्य में कौन सा है विशेषण? तो क्रिया विशेषण अव्यय है इस वाक्य में कि धीरे बोलो कोई सुन लेगा। अगर पूछा कि इसमें कौन सा वाक्य है तो हम बताएंगे क्रिया विशेषण अव्यय इस वाक्य में वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से हम। क्वेश्चन है कि वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित है। ऑप्शन दिया, ए पदक्रम से, बी है भाषा से, सी है छंद से, डी है अलंकार से। ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट हो जाएगा आंसर। पद क्रम से आपका क्रम निर्धारित होता है शब्दों का। भाषा किसे कहते हैं? थोड़ा सा भी समझते हैं। भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है, उसे हम भाषा कहते हैं। किसे कहते हैं? जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है, जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती हो, उसे हम भाषा कहते हैं। छंद किसे कहते हैं? छंद कहते हैं कि काव्य में पदों की वह सुव्यवस्थित रूप जिसमें नियत मात्रा, वर्णों की निश्चित संख्या, गति या यति तथा भाव प्रकाश लयात्मक या संगठित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। उसी प्रकार से अलंकार किसे कहते हैं? तो शोभा या सुंदरता उत्पन्न करने वाले काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। छंद किसे कहते हैं? तो काव्य में पदों के वह सुव्यवस्थित रूप जिसमें नियत मात्रा होती है, वर्णों का निश्चित संख्या होती है, गति या यति तथा भाव प्रकाश लयात्मक एवं संगठित होती है, उसे हम छंद कहते हैं। उसी प्रकार से अलंकार की परिभाषा पूछा किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे शोभा या सुंदरता उत्पन्न करने वाले काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। मतलब जिसकी हम काव्य की शोभा बढ़ाने की जिन तत्वों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? तो अलंकार कहते हैं। तो इसने पूछा है कि वाक्यों में शब्दों का क्रम निर्धारित कौन करता है? तो पद क्रम करता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन दिए, ए दरअसल में वह उससे प्रेम करता हूँ, बी है कि डाकू के पैरों में हथकड़ियाँ हैं, डी है यह ऐतिहासिक घटना है, डी है आपका भवदीय। इसमें पूछा कि शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो दरअसल में वह उससे प्रेम करता है, ये तो गलत है। बी है कि डाकू के पैरों में हथकड़ियाँ, ये तो कभी असंभव नहीं हो सकता। इसका सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी, या ऐतिहासिक घटना है, ये शुद्ध वाक्य का प्रयोग इसमें किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि योजक चिन्ह है कौन सा। ऑप्शन दिया ए ये वाला है, ये इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपको ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन दिया ए उद्धरण के लिए, बी है बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, सी है कि त्रुटि सुधार के लिए, डी है अभिवादन के लिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाघव चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है? अब हम समझते हैं कि जो लाघव चिन्ह है इसका प्रयोग इस तरह से बिंदी के रूप में होता है। जैसे कि हमें डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर के आगे से बिंदु करते ही कौन सा है कि तो लाघव चिन्ह होता है। उसी प्रकार से प्रोफेसर जब लिखते हैं तो प्रोफेसर जो आगे चिन्ह होती है किसकी होती है? तो लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय किससे है? ऑप्शन दिया ए व्यर्थ श्रम करना, बी है अंतिम संस्कार करना, सी है कब्रिस्तान में शरारत करना, डी है पुरानी बातों को दोहराना। तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब होता है कि पुरानी बातों को दोहराना। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी के सामने डैश मेरी आदत नहीं है। ऑप्शन दिए ए हाथ फैलाना, बी अंगारों पर पैर रखना, सी नाको चने चबाना, सी है पत्थर लकीर खींचना। तो किसी के सामने क्या करने की आदत नहीं है? तो हाथ फैलाने की मेरी आदत नहीं है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय किससे है? ऑप्शन दिया ए है भीग जाना, बी है डर जाना, सी बिल्ली की आवाज़ निकालना, डी है सर्दी लग जाना। तो भीगी बिल्ली होने का अभिप्राय किससे? तो डर जाना इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन मुहावरा नहीं है? ऑप्शन दिया ए लाल पीला होना, बी है पीला मुंह करना, सी है सब्ज बाग दिखाना, डी है हरा ही हरा सूझना। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर मुहावरा नहीं है तो पीला मुंह करना। ये कौन सी मुहावरा? तो कोई मुहावरा है ही नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी लाल पीला होना ये मुहावरा है, लेकिन पीला मुंह करना ये कोई मुहावरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा। ऑप्शन ए परिपत्र, बी आवेदन पत्र, सी ज्ञापन, डी है विज्ञापन। तो नौकरी चाहने के लिए क्या कौन सा पत्र का प्रयोग करते हैं? तो आवेदन पत्र का लिखा जाता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विज्ञप्ति में जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम होता है। ऑप्शन दिया ए सबसे नीचे दाहिनी ओर, बी है सबसे ऊंचे दाईं ओर, सी है सबसे ऊपर बाईं ओर, डी है कहीं नहीं होता है। तो विज्ञप्ति में जारी करने वाला अधिकारी पद का नाम होता है। ऑप्शन है कि सबसे नीचे दाहिनी ओर। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है। ऑप्शन दिया ए विज्ञप्ति का प्रयोग करता है, या अधिसूचना का प्रयोग करता है, डी निविदा सूचना का प्रयोग करता है, या ज्ञापन का प्रयोग करता है। तो किसका प्रयोग करता है? तो विज्ञप्ति इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम पढ़ते हैं गद्यांश से पैराग्राफ में क्या दे, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो पैराग्राफ हमारा है कि पर्यावरण का अर्थ है हमारे आसपास का वातावरण। पर्यावरण में सभी सजीव और निर्जीव अवयव को आदान प्रदान द्वारा एक साम्य व्यवस्था बनी रहती है, जिससे जीव जंतु तथा पौधे संतुलित विकास करते हैं। परंतु किसी भी कारणवश यदि पर्यावरण का एक घटक या अवयव कम या अधिक हो जाए, तो कोई भी अन्य पदार्थ कम अधिक मात्रा में प्रवेश कर जाए तो पर्यावरण के असंतुलित या दूषित हो जाता है। इससे हम पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो जितने क्वेश्चन दिए होंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन कितने बनते हैं? तो 28 से जो 30 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे आपके
गद्यांश के होंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, इस गद्यांश का शीर्षक क्या बताए गए हैं? ऑप्शन दिया ए पर्यावरण प्रदूषण के बारे में कहा गया है, बी संतुलित विकास के बारे में कहा गया है, सी की आसपास के वातावरण के बारे में बताया गया है, डी सजीव निर्जीव के अव्यय के बारे में बताया गया है। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या था? तो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में था। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निर्जीव का अर्थ है किससे है? ऑप्शन दिया ए नीर वाला जीव, बी है निकट का जीव, सी है जीव रहित, डी है जीवित। तो निर्जीव का अर्थ किससे है? तो जीव रहित इसका राइट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। पैराग्राफ का ये लास्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण के किसकी घटक की कम या अधिक होने से होता है? ऑप्शन दे ए विनाश, बी है पर्यावरण प्रदूषण से, सी है खतरा, डी है रोगों के फैलाव से। तो जो पर्यावरण की किसी घटक की कम या होने से अधिक होने से क्या होता है? तो पर्यावरण प्रदूषण होता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये थे हमारे गद्यांश के 3 क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसके बाद से हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या पूछा गया है। आपका ये खंड 3 का पेपर है जो हिंदी का दिया गया है। इससे पहले वाले खंड 2 का हमने पेपर सॉल्व किया था, तो अब समझते हैं कि कौन सा है। तो ये हमारा है नेक्स्ट आपका गद्यांश। पढ़ते हैं इसकी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो पैराग्राफ की राजस्थान समाज के आगे मैं इसलिए नतमस्तक हूँ कि उसने ओरण की व्यवस्था सैकड़ों वर्ष पहले निकाली। ओरण यानी एक ऐसी जंगल जो केवल अकाल के समय में खुलेगा। इसका मतलब एक ऐसा कुआं जो केवल आग लगने पर उसे बुझाने के काम आए, मतलब उसको पीने के लिए या नहाने के लिए नहीं लाना है। ऐसे विशेष जंगल उन्होंने बनाया। या इसका यह मतलब नहीं कि राजस्थान में अकाल नहीं आते, अकाल खूब आए, लेकिन उनसे लड़ने की और उनको सहने की हमारी तैयारी पक्की रखी। लड़ना भी शब्द नहीं रहा। अकाल भी एक हमारे पूरा का एक हिस्सा है। प्रकृति आज थोड़ा सा ज़्यादा पानी बरसा गई, कल थोड़ा कम गिरा देगी, तो उसके स्वभाव को देखना है। उन्होंने एक अंदाज लगाया होगा कि अपने 500 पीढ़ियों के इतिहास में से हर 13-14 साल में वर्षा कम हो जाती है। अकाल पड़ता है तो अपने को 12-13 साल तक एक जंगल में बचा कर रखना है। उड़ान का जो अलग अलग बंद और खुले का समय है वो भी तय किया गया है। पूजा और मंदिर से भी जो जोड़ा गया वह तो इसलिए कि उनको बड़े पैमाने में कोई चीज़ करनी थी, वह धर्म से जुड़े बिना नहीं हो सकती। ये थी हमारे पैराग्राफ, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को देंगे। क्वेश्चन हमारा ये कौन सा विदेशी शब्द पूछा है? ऑप्शन दिया ए है कि शब्द है, बी अंदाज, सी धर्म, डी है प्रकृति। तो इसमें विदेशी शब्द कौन सा है? अंदाज। इसमें क्या है आपका विदेशी शब्द का प्रयोग हुआ है अंदाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं पूछा है? ऑप्शन दे ए पीढ़ियों, बी है लड़ना, सी है विशेष, डी है सैकड़ों। तो प्रत्यय नहीं है, तो विशेष शब्द में क्या है हमारी आपका इसमें प्रत्यय नहीं है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। व्यवस्था में संधि है। ऑप्शन दिया ए है यड़ संधि, बी है आपका वृद्धि संधि, डी है सी है आपका दीर्घ संधि, डी है गुण संधि। तो हमने कहा था कि यड़ संधि की पहचान करने के लिए किसी भी शब्द से य व र से पहले आधा वर्ण का प्रयोग होगा तो आपका यड़ संधि हो गया, या शब्दों के बीचों बीच त्र का प्रयोग होगा तो हमारे यड़ संधि होगा। तो य से पहले क्या है आपका वह है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, यड़ संधि का प्रयोग किया गया है इस वाक्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि नतमस्तक में समास है। ऑप्शन दिया ए तत्पुरुष समास है, बी है द्विगु समास है, डी है बहुब्रीहि समास है, डी है द्वंद्व समास है। तो नतमस्तक, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा कौन सा ए, इसका राइट हो जाएगा आंसर। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और समास करने के उपरांत विभक्ति कारक चिन्ह का लोप हो उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। नत अथवा झुका हुआ। नतमस्तक का मतलब क्या होता है? नत प्लस मस्तक मतलब अनत अर्थात मतलब झुका हुआ। तो इसमें कौन सा समास हो गया आपका?
तो इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा नहीं है, ऑप्शन दिया ए ओरण, बी है कुआं, सी है लड़ना, डी है जंगल। तो आपका लड़ना क्या है, आपकी इसमें संज्ञा नहीं है, इस राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़ना क्या है हमारा, लड़ना एक क्रिया है, ये संज्ञा नहीं क्रिया में आएगा आपका। लड़ना क्या है, क्रिया शब्द। क्रिया कैसे कहते हैं, जिन शब्दों में किसी कार्य का करने का पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तय शब्द है, ऑप्शन दिया ए तत्सम है, बी है तद्भव है, सी है देशज है, डी विदेशी है। तो तय शब्द कैसा है, तो ये विदेशी शब्द है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। ये हमारे गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन है, आपके जो 5 नंबर के क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन है कि आग का तत्सम शब्द है कौन सा है, ऑप्शन दिया ए आग, बी है आगी, सी अग्नि, डी है अग। तो आग का तत्सम शब्द क्या होगा, तो अग्नि इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका। तो आग क्या है, यह हमारा तद्भव शब्द है और इसका अग्नि तत्सम क्या हो गया आपका तत्सम शब्द हो गया। इसके बाद से देखते हैं काव्यांश के, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही, आपके जो खंड 3rd के पेपर में आपका एक पैराग्राफ गद्यांश के होते हैं और सेकंड पैराग्राफ आपके काव्यांश के होते हैं, लेकिन वही खंड 2 में सिर्फ क्या होते हैं, तो दोनों पैराग्राफ गद्यांश के होते हैं। इसका ध्यान दीजिएगा कि आपका पेपर कौन सा है, खंड 3rd में आपका कौन सा लिया है, संस्कृत लिया है या हिंदी लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पेपर की तैयारी कीजिएगा। तो काव्यांश के बारे में हम पढ़ते हैं, काव्यांश का पैराग्राफ क्या दिया उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को देंगे। काव्यांश कि मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर सुख, चाहता नहीं अविरल दुख, सुख दुख की आंख मिचोनी, खोले जीवन अपना मुख्य, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन से ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन, जग पीड़ित के अति सुख से, जग पीड़ित से अति सुख से, मानो जग में बट जावे दुख सुख और दुख सुख से, अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न, सुख दुख की निशा दीवा में सोता जगता जग जीवन। तो ये था हमारा कौन सा, आपके थे काव्यांश के कुछ कविताएं जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को देंगे। तो क्वेश्चन है हमारे कि कभी चिर सुख या चिर दुख क्यों नहीं चाहता, ऑप्शन दिया ए चिर सुख या चिर दुख संभव नहीं है, बी कि चिर दुख असहनीय होगा, सी कि सुख की अति घातक होगी, डी दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। ये तो बात सही है कि दोनों ही मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं, जहाँ सुख रहेगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है, ऑप्शन दिया ए है दुख और सुख परस्पर बढ़ जाए, बी है कि वह बहुत सुखी हो, सी वह बहुत दुखी नहीं हो, डी है वह समृद्ध हो। तो किसी मानव के लिए किसी स्थिति का कामना किस प्रकार से होनी चाहिए, तो दुख और सुख परस्पर बढ़ जाए, इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस काव्यांश में नाद सौंदर्य दृष्टि से कौन सा विकल्प उपयुक्त है, ऑप्शन दिया ए रूपक, बी है उत्प्रेक्षा, सी अत्यानुप्रास, डी है उपमा। इस काव्यांश जो नाद सौंदर्य की दृष्टि है इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, मतलब ये अत्यंत अनुप्रास, इसका राइट हो जाएगा आंसर। अब इसे जो अत्यंत अनुप्रास किसे कहते हैं, तो जहाँ पद में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो वो अत्यंत या अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवि ने सुख और दुख का साम्य किसने बताया है, ऑप्शन डी ए चांद और सूरज, बी है दिन और रात, सी है शशि और घन, डी है ठंडा और गर्म। तो प्रमुख इसका क्या बताया गया है कि सुख और दुख का साम किसने बताया है, तो दिन और रात, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस काव्यांश में प्रमुख भाव है, ऑप्शन डी ए वैराग्य, बी है संतुलन, सी है श्रृंगार, डी है वीरता। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी संतुलन, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका बी, इसका राइट होगा आंसर। तो देखते हैं काव्यांश का लास्ट क्वेश्चन है, अब ये 5 क्वेश्चन आपके काव्यांश से पूछे गए थे। तो 5वां क्वेश्चन है आपका काव्यांश का कि सुख और दुख की ध्वनि साम्य वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन दे ए अवृत, बी है उत्पीड़न, सी है आंख, डी है मुख। तो कौन सा हो जाएगा, तो मुख इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, इसका
राइट हो जाएगा आंसर। तो हमने अब तक काव्यांश के सारे क्वेश्चन किए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पेडागोजी से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन की सही कथन है ऑप्शन डी, एक कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है। बी है कि कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के अंत में होता है। सी, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के मध्य में होता है। डी, कर्ता का वाक्य में कोई स्थान नहीं होता है। तो सही कथन कौन सा हो जाएगा? तो कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल वाक्य है ऑप्शन डी, श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है। बी है, राम और सीता जाते हैं। सी है, चाहे सुबह हो मुझे यह काम पूरा करना है। डी, जो करे सो भरे। तो सरल वाक्य कौन सा हो जाएगा? राम और सीता जाते, इसमें क्या है, सरल वाक्य का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक खर्च करना दूसरी बात है। इस वाक्य में है क्या है? ऑप्शन ए मिश्र वाक्य है। बी संयुक्त वाक्य है। सी सरल वाक्य है। डी युगल वाक्य है। तो इसमें कौन सा वाक्य होगा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में सरल अथवा मिश्र वाक्यों का मेल रहता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये ऐसा वाक्य होता है जिसमें इसमें सरल भी और मिश्र दोनों वाक्यों का प्रयोग होता है, तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं? तो संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घी का लड्डू टेढ़ा भला का अर्थ होगा। ऑप्शन डी, एक घी का लड्डू अच्छा होता है। बी है कि उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है। सी, घी बहुत महंगा होता है। डी है, लड्डू सीधा नहीं होता। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्फ्रिया लुटे कोयले का मुहर का अर्थ आशय हो जाएगा। ऑप्शन डी, ए है कोयलों की रखवाली करना। बी है बेपरवाह हो जाना। सी है महंगी चीज की बजाय सस्ती चीज की परवाह करना। डी है सोने के सिक्के लुटाना। अस्फ्रिया लुटे कोयलों को मुहर आशय मतलब है हो जाएगा कि महंगी चीज की बजाय सस्ती चीज की परवाह करना। इसकी राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारक का अर्थ है ऑप्शन डी, एक कार्यकर्ता। बी है कार्य वाला। सी है क्रिया को करने वाला। डी है कारखाने वाला। तो कारक का अर्थ किससे होता है? तो क्रिया करने वाला। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज डैश संकट के बादल छाए। ऑप्शन दिया, ए देश पर बादल छाए, या देश के, या देश को, या देश से। तो आज देश पर संकट के बादल छाए, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका देश पर। देश पर में कौन सा कारक है? पर में कौन सा कारक हो जाएगा? तो अधिकरण कारक होगा। जहाँ पर मैं पर का प्रयोग होगा वो आपका अधिकरण कारक होता है। शब्द के जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध हो, मतलब क्या है, देश पर क्या हो गया आपका? एक क्रिया का आधार हुआ, तो जहाँ क्रिया के आधार की बात हो वो अधिकरण पर होता है कारक। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। ऑप्शन डी, ए सिद्धांत प्रणाली। बी है व्यास प्रणाली। सी है व्यक्तिरेखी विधि। सी है तुलना विधि। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, व्यतिरेकी विधि। इसका राइट हो जाएगा आंसर सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि मौन वाचन का प्रकार नहीं पूछा है। ऑप्शन डी, ए समवेत वाचन। बी है व्यक्ति वाचन। सी है अनुकरण वाचन। डी है द्रुत वाचन। तो इसका राइट नहीं पूछा है। तो इसमें जो द्रुत वाचन है ये हमारे क्या हो जाएंगे? आपके
प्रकार है पूछता तो सही रहता, क्योंकि नहीं है इसका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नहीं में क्या है आपके, ये मौन वाचन के प्रकार नहीं है, बाकी सब क्या है, मौन वाचन के प्रकार हैं। तो केवल सिर्फ 4 नहीं दिया इसमें, तो इसका मौन वाचन के प्रकार हैं, तो समित वाचन भी है, व्यक्ति वाचन भी है और अनुकरण वाचन भी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है। ऑप्शन दिया ए है शुद्ध उच्चारण, बी है कविता पाठ, सी सरस्वर वाचन, डी प्रतिलिपि। तो विकास नहीं है तो प्रतिलिपि इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा कौशलों से सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए। ऑप्शन दिया ए लेखन का, बी है श्रवण, सी है वाचन, डी है उच्चारण का। तो किस भाषा कौशल का विकास सबसे पहले होना चाहिए, तो श्रवण वाचन का इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपको ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कथन संगत नहीं है। ऑप्शन दिया ए पाठ्यपुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है, बी है पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है, सी कि पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साधन है साधन नहीं, डी है कि पाठ्यपुस्तक शिक्षण साध्य है साधन नहीं। तो असंगत पूछा, संगत नहीं है तो ऑप्शन डी कि पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साध्य है न कि साधन, इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि पाठ्यपुस्तक क्या है, शिक्षण का साधन है न कि साध्य है। नहीं पूछा है तो डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है। ऑप्शन दिया ए शिक्षण में विविधता लाना, बी है विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, सी है रोचकता का संचार करना, डी है मनोरंजन करना। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा, तो विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों क्रियाशील बनाना आपका राइट हो जाएगा आंसर। आपको ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। ऑप्शन दिया ए है व्याकरण शिक्षा, बी है समाचार वाचन, सी है मौन वाचन, डी है सरसर वाचन। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपको ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, तो मौन वाचन इसका राइट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है। ऑप्शन दिया यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती, बी है इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती, सी है इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है, डी इनमें से सभी। तो इसने पूछा है कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है, तो सभी इसका राइट होगा आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। ऑप्शन दिया ए है बुद्धि परीक्षण में, बी है निबंधनात्मक प्रश्नों से, सी है प्रोजेक्टिव परीक्षण से, डी उपलब्धि परीक्षण से। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से, उपलब्धि परीक्षा के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। कौन सा नहीं है, मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है, बी है कि निबंधात्मक प्रश्न में मूल्यांकन की वस्तु प्रज्ञता का अभाव रहता है, सी है कि क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता है, डी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मौलिकता का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपको ऑप्शन हो जाएगा कि क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको सी। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। क्वेश्चन है कि मौन वाचन से क्या लाभ है। ऑप्शन दिए ए ज्ञान में वृद्धि होती है, बी कि अवकाश के समय का सदुपयोग होता,
सी है खरीदी गई किताब का सदुपयोग होता है, डी की शारीरिक वृद्धि होती है। तो मौन वाचन से क्या होता है आपका, तो ज्ञान की वृद्धि होती है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। कौन कौन से लाभ होते हैं उसके बाद थोड़ा सा हम समझते हैं मौन वाचन से। तो वाचन की गति का विकास होता है, वाचन की गति का विकास होता है। सेकंड हो जाएगा हमारा कि एकाग्रचित होकर पढ़ने की अभ्यास होती है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। सेकंड होता है कि नेत्र और मस्तिष्क दोनों सक्रिय रहते हैं, नेत्र और मस्तिष्क दोनों सक्रिय रहते हैं। और हमारा स्वाध्याय की रुचि जागृत करने में सहायक होते हैं, स्वाध्याय की रुचि जागृत करने में सहायक होते हैं। और लास्ट होता है कि अर्थ ग्रहण के कौशल का विकास होता है, अर्थ ग्रहण के कौशल का विकास होता है। ये हमारे थे मौन वाचन के लाभ। जो ज्ञान में वृद्धि होती है, वाचन की गति का विकास होता है, एकाग्रचित होकर पढ़ने में अभ्यास होता है, नेत्र और मस्तिष्क दोनों का सक्रिय होते हैं, स्वाध्याय की रुचि जागृत करने में सहायक होते हैं, और अर्थ ग्रहण करने के कौशल का विकास होता है। जो इस प्रकार थे हमारे वाचन के लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है। ऑप्शन दिया, ए सांकेतिक भाषा, बी है लिखित भाषा, सी है बोलचाल की भाषा, डी है कोई नहीं। तो बालक परिवार में रहकर कौन सी भाषा सीखता है, तो बोलचाल की भाषा सीखता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंब किया जा सकता है। कौन सा? ऑप्शन दे, एक फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से, बी स्लाइड के माध्यम से, सी है एपिडायोस्कोप के माध्यम से, सी डी है कि मैजिक लॉन्टर्न के माध्यम से। तो किसके माध्यम से होता है, तो एपिडायोस्कोपिक माध्यम से यह आपका तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंब किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन दिया, ए समस्या समाधान विधि, बी है योजना विधि, सी है व्याख्यान विधि, डी है ये सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, तो व्याख्यान विधि इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से प्रक्षेपी सामग्री नहीं पूछा है। ऑप्शन दिया, ए फिल्म, बी है बुलेटिन बोर्ड, सी है ओपेक प्रोजेक्शन, डी है फिल्म खंड। तो प्रक्षेपी सामग्री नहीं है कौन सा, तो बुलेटिन जो बोर्ड है आपका, बुलेटिन बोर्ड आपका ये प्रक्षेपी सामग्री में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि शिक्षण सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ऑप्शन दिया, ए विषय निर्धारण, बी है बिंदु निर्धारण, सी उद्देश्य निर्धारण, डी है समय निर्धारण। तो शिक्षण सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, तो उद्देश्य निर्धारण इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन दिया, ए 5, बी है 7, सी है 3, डी है 8। तो शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। कौन कौन से होते हैं, तो ज्ञानात्मक पक्ष, सेकंड होता है हमारा कौन सा, भावात्मक पक्ष, थर्ड होता है हमारा मनोक्रियात्मक पक्ष। ये हमारे किसके थे, तो शैक्षिक मूल्यांकन के पक्ष थे, मुख्य मूल्यांकन के उद्देश्य थे इस प्रकार से। उद्देश्य तो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य, भावात्मक पक्ष के उद्देश्य और मनोक्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य हमारे किसके, तो शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य 3 थे जो इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन है कि मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन दिया, ए पूर्ति परीक्षा, बी बहुविकल्प परीक्षा, सी सत्य परीक्षा, डी इन तीनों से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इन तीनों से इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निदान की परीक्षा विधि का प्रकार होते हैं। ऑप्शन दिया, ए है 7, बी है 2, सी है 4, डी है 8। तो कितनी होती है? तो 2 इसके राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी। निदान की परीक्षा की विधि कितनी होती है? तो 2 होती है। कौन कौन सी होती है? तो व्यक्ति केंद्रित परीक्षा और समूह। फर्स्ट होती है व्यक्ति केंद्रित और सेकेंड होती है हमारी कौन सी? समूह केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया है कौन से? ऑप्शन दिया, ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, बी के प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, सी है मुदालियर आयोग की सिफारिशों में, डी है उक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2086 के अंतर्गत आपको सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी पर जोर दिया गया था। तो आज का सेट यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।